गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 4 में पिछले वीडियो में हमने देखा कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। पाठ का नाम था आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो जनजातीय समूह यानी आदिवासी, ये लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे उसमें हमने देखा कि कुछ लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि। कुछ शिकार और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे और कुछ लोग जो है एक जगह यानी स्थायी खेती करते थे और इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसमें जब दीकू दीकू किसको कहा गया? बाहरी लोगों को। बाहरी लोग यानी यहाँ पर अंग्रेज। तो ब्रिटिश शासन जो था इनके जीवन में दखलंदाजी कर रहा था और इनके जो आचार विचार, इनकी संस्कृति, इनका जीवन जीने का तरीका, उसमें जो है हस्तक्षेप कर रहे थे औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेज अफसर। तो अब अपन देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, क्या असर पड़ा उनके जीवन पर, किस तरह औपनिवेशिक शासन ने उनके जीवन को बदल दिया। देखो किताब खोल लो आप लोग भी। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, ये टॉपिक है आज का हमारा। देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। इस टॉपिक में अपन यही देखेंगे कि ये बदलाव क्या थे, किस तरह से आदिवासियों के जीवन में औपनिवेशिक शासन ने परिवर्तन कर दिया। तो सबसे पहले है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जो लोग एक जगह खेती करते थे, स्थायी खेती करते थे, उसमें जो है मुखिया लोग होते थे, गांव के मुखिया, जिनके पास गांव के अधिकांश भूमि के वो मालिक हुआ करते थे। तो उनका क्या हाल हुआ देखो। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। कौन? जो मुखिया होते थे गाँव के, वो। पहले उनकी ये स्थिति थी, उनके पास आर्थिक ताकत भी होती थी, राजनीतिक पुलिस भी थी उनके पास, और जमीन और प्रबंधन के जो नियम थे वो खुद बनाते थे और उस जमीन के मालिक वो खुद हुआ करते थे। अब देखो ब्रिटिश शासन में क्या हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं, बदलाव यहाँ से है ना। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उसकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। जबकि इससे पहले क्या था कि अपनी ज़मीन के लिए और अपनी भूमि पर जो भी प्रबंधन करना है, जो भी नियम बनाना है, वो खुद बनाते थे। अब ब्रिटिश शासन के तहत जो है उनको ज़मीन का मालिकाना तो मिला, यानी ज़मीन के मालिक तो वो थे, लेकिन अपने ज़मीन के लिए प्रबंधन के नियम वो खुद नहीं बना सकते थे, वो ब्रिटिश सरकार बनाती थी, जो उनको मानने पड़ते थे गांव के मुखियाओं को। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब जो मुखिया थे उनको क्या करना पड़ता था? अपनी ज़मीन का नजराना अंग्रेजों को देना पड़ता था। नजराना यानी कर के रूप में, जो भी उन्होंने निश्चय कर रखा था ब्रिटिश सरकार ने, अधिकारियों ने, वो उनको देना पड़ता था। और वो अंग्रेजों के इशारों पर जो है काम करते थे। उनके प्रतिनिधि की हैसियत से वो जो है ज़मीन पर अपना अधिकार रखते थे। और उनका जो समूह होता था गांव का मुखिया होता था, तो किसानों का जो समूह होता था उसको अनुशासन में रखना, उनसे कर लेना, ये सारा कार्य वो करते थे। और किसके आदेशानुसार करते थे? ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशानुसार। तो उनके अपने जो परंपरागत नियम थे वो दूर हो गए थे उनसे। तो इसलिए उनमें क्या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नाराज़गी हो गई। और क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि वो अपने परंपरागत तौर तरीकों को छोड़ना और किसी के अधिकार में रहकर काम करना अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे और अब उनको यही करना पड़ रहा था। तो देखो
अगला है घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। जो घुमंतु काश्तकार थे, घूम घूम कर खेती करते थे, घुमंतु खेती, झूम खेती, उनका क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। ये हमने पहले भी पढ़ा कि झूम खेती करने वाले जो आदिवासी थे, उनको वो जो है बर्बर मानते थे अंग्रेज, और सभ्य नहीं मानते थे। और उनका मानना था कि इनको सभ्य बनाना जरूरी है। वो लोग घूमने वाले घुमंतु काश्तकार, उनको पसंद नहीं थे अंग्रेज अफसरों को, और वो चाहते थे कि वो एक जगह रहकर खेती करे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह हैं, ये पिक्चर्स वगैरह देख लो काम करते हुए लोगों की। ये चित्र 6 है। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें हैं। घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ की जा रही है। जो झूम खेती है ये देखो। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेजों के लिए उनको नियंत्रित करना आसान था, इसलिए वो ऐसा चाहते थे कि घुमंतु काश्तकार ये घूम घूम कर खेती ना करे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ये अध्याय 2 में पढ़ा हमने कि कुछ किसानों भूमि के टुकड़े उन्होंने नाप नाप के किसानों को ज़मीन उनको दे दी, कुछ को ज़्यादा दे दी, उनको जो है बड़े भूस्वामी बना दिया, और किसी को जो है पट्टेदार यानी उनको ज़मीन का पट्टा तो दे दिया, लेकिन वो जो है भूस्वामी के अधिकार में कार्य करते थे। भूस्वामी जो होते थे जमींदार लोग, वो उनसे लगान वसूल करते थे। पट्टेदार भूस्वामियों से भाड़े पर यानी किराए पर वो खेती जमीन लेते थे और उस पर खेती करते थे, और उसका जो लगान निश्चित था, जो अंग्रेज अधिकारियों ने जमीन देने के साथ ही तय कर दिया था, वो जो है भूस्वामी को देते और भूस्वामी जो है अंग्रेज सरकार को देती थी लगान। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। अब इससे जो है जैसे उन्हें स्थायी कर दिया, अब जमीन जो है भूस्वामियों को दे दी, कुछ को पट्टेदार बना दिया। तो ये जो है झूम काश्तकार जो थे, घूम घूम कर खेती करने वाले, उनको पसंद नहीं आया। और ज़्यादातर पूर्वोत्तर इलाके यानी पूर्व उत्तर में जो हमारे अभी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड वगैरह ये है राज्य हमारे, इनमें जो है लोगों को ये जो है एक जगह रहकर खेती करना बिल्कुल सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हल बैलों से खेती करनी होती थी, वहाँ पर मिट्टी सूखी थी और उपज अच्छी नहीं हो रही थी उनके। जब उन्होंने मांग की तो सरकार ने उनको घुमंतु खेती के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को छूट दे दी, और कुछ को जो है स्थायी जगह पर रहने के लिए उन्होंने मजबूर किया। तो इससे काफ़ी लोगों में असंतोष हुआ। अब अगला है वन कानून और उनके प्रभाव। अब अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने वनों के कानून बना दिए। जो वन उन आदिवासी अपनी निधि मानते थे और उन्हीं पर उनका जीवन आधारित था, वनों पर। उन वनों में को जो है आरक्षित वन घोषित कर दिए और उनका प्रवेश निषेध कर दिया, जाना मना हो गया उनका, आदिवासियों का कुछ क्षेत्र में वनों के। इससे भी जो है आदिवासियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। देखो कानून वन कानून और उनके प्रभाव क्या हुए। जैसा कि आपने देखा है आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। ये चित्र देख रहे हो आप, ये आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी का है। समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच
फर्क देखिए, समतल मैदानों में धान की खेती आसानी से हो जाती है। धान का मतलब चावल से होता है यहाँ। देखो आगे, तो वन कानून से जो बदलाव आए उससे आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, राज्य सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। जो आरक्षित वन थे, कुछ जंगलों को उन्होंने आरक्षित वन कर दिया घोषित, किसी को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। तो अब उन पर जो है आदिवासियों पर ये प्रतिबंध लगा दिए कि उन वनों में, जो आरक्षित वन है, उन वनों में न तो आदिवासी लकड़ी काट सकते हैं, न अपने पशुओं को चरा सकते हैं, न खेती कर सकते हैं, फल फूल जड़ी बूटियाँ कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी उनका प्रवेश ही निषेध कर दिया उन वनों में। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो झूम काश्तकार थे वो बिना जंगल के कहाँ जाए और कहाँ खेती करे, उनका तो जीवन ही इस पर आधारित था। तो उनका जीवन ही बदल गया, उनको जो है रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाकर काम करना पड़ा अपनी आजीविका चलाने के लिए। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर भी पाबंदी लगा दी। जिन वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया उनसे आदिवासियों को खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया। तो उनके सामने समस्या, उन जंगलों में से उन लोगों को निकाल दिया आरक्षित वनों से। तो उससे समस्या क्या हो गई कि उस समय जो है रेलवे लाइन बिछा रही थी ब्रिटिश सरकार अपने भारत में। तो उसके लिए जो है पेड़ काटने थे पे, आपने देखा होगा पहले रेलवे लाइनों के बीच, अब तो सीमेंट के पिलर रखे जाते हैं, पहले लकड़ी के फंटे रखे जाते थे। तो उसके लिए लकड़ी दो पटरियों के बीच में रखते हैं ना वो, तो उसके लिए पेड़ काटने थे। अब उन आदिवासियों को जंगलों से भगा दिया तो उनको जो है मजदूर कहाँ से मिले, मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। ये समस्या किसके सामने हो गई, ब्रिटिश सरकार के सामने। ब्रिटिश सरकार या औपनिवेशिक सरकार एक ही बात है, और अंग्रेज ये सभी एक ही है। औपनिवेशिक अधिकारियों में ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बेशर्त गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। अब उनके सामने जैसे आरक्षित वन घोषित कर दिए, आदिवासियों को जंगलों से निकाल दिया, तो लकड़ी काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए मजदूरों की समस्या हो गई ब्रिटिश सरकार के सामने। तो अब क्या करें, उसके बाद उसने क्या किया, सरकार ने क्या हल निकाला कि उन्होंने ये तय किया कि जो घूम घूम कर खेती करने वाले लोग हैं उनको वनों में कहीं पर थोड़ी सी जगह दे दी गई कि तुम यहाँ पर खेती करो, और वहीं पर उनको बसा दिया। क्योंकि घूम घूम कर खेती करना उनको पसंद ही नहीं था, क्योंकि वो उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे जगह जगह। तो उनको जो छोटे टुकड़े दे दिए और वहीं पर उनको बसा दिया, यानी वन गांव बस गए, वन में छोटे छोटे गांव बस गए। और वन विभाग के लिए, और उनको क्या शर्त दे दी कि ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम खेती करो यहाँ पे, और जब तक खेती कर का समय खेती कर लो, बाकी क्या करो, वह ये लकड़ी काटो, वन विभाग के लिए जो है लकड़ी काट के दो, मजदूरी करो। और तो इस तरह से जो है जंगलों की देखभाल भी हो जाएगी और उनको सस्ते में श्रम या श्रमिक भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने इस समस्या का हल भी ढूंढ लिया और वन में ही छोटे छोटे गांव बसा दिए, छोटे छोटे खेत उनको दे दिए जो वो उन पे खेती करते और बाकी समय में मजदूरी करते थे सरकार के लिए। स्लीपर का देखो ये उसमें शब्दावली में लिख लिया होगा, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है उनको स्लीपर्स कहते थे। और इसके लिए जो है लकड़ी चाहिए थी ब्रिटिश सरकार को। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, देखो ये एक स्रोत दो है आपके,
ये जो है किसी की कही हुई बात है, अनुभव है किसी का, कि अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। क्या लिखता है देखो। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ये अंग्रेज इतिहासकार है वेरियर एल्विन, जो 1930 के दशक में भारत आया था और बेगा आदिवासियों के इलाकों को दौरा किया था। एल्विन ने इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए और इनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेज शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। यानी लोगों ने गीतों के माध्यम से जो है अंग्रेज शासन की आलोचना की थी। तो ये वे एक वैसा ही गीत है जो इसने जो है वेरियर एल्विन ने लिखा। ये आप पढ़ोगे। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस दौर में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय और भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों के को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। यानी उनको कर चुकाने के लिए उनको क्या क्या बेचना पड़ रहा है और किसी भी चीज़ के वो स्वामी नहीं रह पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे और देख लो। तो इस तरह ये उनकी एक व्यथा है। चित्र 8 देखो। चित्र 8 में आपके गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, ये बुनाई कर रही है, दरी वगैरह बुन रही है। अब देखो, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। वो औपनिवेशिक वन कानून इस तरह बन गया और उनके लिए ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि उनको वनों से निकाल दिया गया। लोग अंग्रेजों ने जहाँ बसाया, जो कहा वो उनको करना पड़ा। यानी वो स्वतंत्र जिंदगी जीने वाले अब हर चीज़ के लिए अंग्रेजों के इशारे पर उनको रहना पड़ रहा था। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, अंडरलाइन करो इस पे, कहाँ कहाँ जो है ये पूर्वोत्तर देशों में ज़्यादा हुआ था ना। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक के मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। इस तरह के विद्रोह थे। तो अब इस तरह वन कानून से परेशान होकर कई आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून के विरुद्ध क्या किया था? उनका विरोध किया और जो गैर तरीके घोषित कर दिए थे सरकार ने, वो भी उन्होंने नहीं माने। गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी जिन तौर तरीकों को सरकार, उनका भी उन्होंने क्या कर दिया? खुलेआम बगावत कर दी और उन तरीकों को वो नहीं माने। वन सत्याग्रह वगैरह इस तरह के जो है आंदोलन उन्होंने किए। अब अगले आएगी आपके व्यापार की समस्या। इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे।